हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स लेक्चर की सीरीज में आज जो एंटीबायोटिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है वेंकोमाइसिन। बहुत ही पॉपुलर एंटीबायोटिक है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बहुत सारे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, लाइक रेडमैन सिंड्रोम, ठीक है। कौन सी ऐसी ड्रग है जिसकी वजह से रेडमैन सिंड्रोम होता है? तो रेडमैन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? वेंकोमाइसिन की वजह से ही होता है। इसे भी हम समझेंगे कि क्यों होता है, ठीक है। उसके साइन सिम्टम्स सब चीज हम समझने वाले हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो वेंकोमाइसिन है वो हमारा क्या है? ग्लाइकोपेप्टाइड है, ठीक है। तो कभी पूछ लिया जाता है कि इनमें से ग्लाइकोपेप्टाइड कौन सा है एंटीबायोटिक, ठीक है। तो वो कौन है? आपका वेंकोमाइसिन है। तो ग्लाइकोपेप्टाइड क्यों बोला गया? ग्लाइको मतलब क्या है? शुगर की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि इसके स्ट्रक्चर में शुगर मॉइटी जरूर होने वाली है। पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड्स क्या होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो वेंकोमाइसिन है इसके स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाई देंगे? हेप्टापेप्टाइड दिखाई देगा। हेप्टापेप्टाइड पता चल रहा है। हेप्टा क्या होता है आपका? 7, यानी कि हमें 7 टोटल अगर स्ट्रक्चर में देखोगे तो 7 पेप्टाइड बॉन्ड हमें दिखाई देंगे। और हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में होते हैं? अमीनो एसिड के बीच में। और यहाँ पे जो अमीनो एसिड इन्वॉल्व होंगे वो कौन से होंगे आपके? कौन से अमीनो एसिड होंगे भाई? एरोमेटिक अमीनो एसिड होंगे। कौन से? एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक, जिनमें एरोमेटिक रिंग यानी कि बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी। तो ये इसकी क्या है? आपकी स्पेशलिटी है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कि आपके ग्लाइकोपेप्टाइड क्यों बोला कि उसमें आपका एक तो शुगर मॉइटी रहेगी, लार्ज शुगर मॉइटी, और दूसरा हेप्टापेप्टाइड्स यानी कि 7 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं? सबको पता है, CONH, यही आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, जो दो अमीनो एसिड के बीच में होता है, ठीक। तो ये तो आपका थोड़ा सा केमिस्ट्री पॉइंट हो गया जो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री में हम डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा वेंकोमाइसिन का सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, जो हर किसी एंटीबायोटिक में हम बात करते हैं कि इसका सोर्स, कि ये हमें मिलती कहाँ से है। तो ये बैक्टीरिया से ही मिलती है। कौन सी स्पीसीज है बैक्टीरिया की? स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस हमारी बैक्टीरियल स्पीसीज है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटलिस, ओरिएंटालिस, ये इसकी पूरी स्पीसीज है बैक्टीरिया जहां से हमें वेंकोमाइसिन मिलता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, जैसे क्लिंडामाइसिन भी हमें स्ट्रेप्टोमाइसिस से ही मिलता था बैक्टीरिया से, ये भी स्ट्रेप्टोमाइसिस आपकी स्पीसीज से ही मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि जो हमारा वेंकोमाइसिन होता है ना, वेंकोमाइसिन कैसा होता है आपका? बैक्टीरिसाइडल होता है, लाइक पेनिसिलिन। बैक्टीरिसाइडल है ये, ठीक है। यानी कि जब भी वेंकोमाइसिन आप दोगे तो बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा, ठीक है। किल करना ही बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट होता है ना। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब ग्रोथ इनिबिट करना, खाली डिफरेंशिएशन को इनिबिट करना, एक बैक्टीरिया को नए बैक्टीरिया बनाने से रोकना, किल करना नहीं होता। लेकिन बैक्टीरिसाइडल मतलब खत्म करना, जैसे पेनिसिलिन करता है, यही कारण है। और ये कह सकते हो कि कारण क्या, एक उसका ये आप कॉन्सिक्वेंस ही है कि आपका ये पेनिसिलिन के सब्स्टिट्यूट की तरह यूज होता है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पेनिसिलिन की तरह है, इसका इफेक्ट भी बैक्टीरिसाइडल ही है, ठीक है। तो जहां पे पेनिसिलिन यूज आप नहीं कर पा रहे हो, पेनिसिलिन की सपोज कोई इंसान पेनिसिलिन के लिए एलर्जिक है, कोई ऐसा है, बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जहां पे पेनिसिलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं बैक्टीरिया, पेनिसिलिन दे रहे हो असर ही नहीं आ रहा, तो वहां पे हमारा वेंकोमाइसिन बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो ये हमारा यूजेज में आता है कि इसे हम क्या करते हैं? पेनिसिलिन अल्टरनेटिव की तरह यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म बिल्कुल क्या है? सेम है एज पेनिसिलिन। तो यहीं पे क्योंकि मैकेनिज्म की बात हो रही है तो सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को ही समझ लेते हैं। तो मैंने आपको पेनिसिलिन का जब लेक्चर मैंने लिया था, सिफेलोस्पोरिन पेनिसिलिन, पूरा मैंने सेल वॉल सिंथेसिस आपको समझाई हुई है कि बैक्टीरियल सेल वॉल बनती कैसे है, ठीक है। हमें पता है कि अगर मैं बैक्टीरिया की बात कर रही हूँ तो दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। दोनों की ही सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है। ग्राम नेगेटिव के केस में कम होता है, इसीलिए उनकी जो आपकी सेल वॉल होती है वो बहुत थिन होती है। लेकिन ग्राम पॉजिटिव के केस में सेल वॉल बहुत थिक होती है, क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकॉन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक। और ये पेप्टाइडोग्लाइकेन है क्या? ये कुछ नहीं है भाई, ये शुगर मॉइटीज मिलके ही ये बना रही है, ठीक है। तो आप कह सकते हो ये एक पॉलीसेकेराइड है, बहुत सारी शुगर मॉइटी आपस में मिली हुई है, क्रॉस लिंकेज इनमें हुई है और बन गया है पेप्टाइडोग्लाइकेन। यही बताया था मैंने आपको, ठीक है। क्योंकि इसका मैकेनिज्म उसी की तरह है, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन है
इसलिए यहाँ पे उसे हम शॉर्टर वे में देखेंगे। अगर डिटेल में सेल वॉल सिंथेसिस को आपको समझना है तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का फर्स्ट लेक्चर जो पेनिसिलिन का है उसमें आप देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, और नहीं तो सेल वॉल सिंथेसिस की मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप सेल वॉल सिंथेसिस समझ सकते हो, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आ जाते हैं। तो सबसे पहला तो आपको ये पता है, अगर कॉमन तरीके से हम बात करें कि ये क्या करता है, इट इनहिबिट्स सेल वॉल सिंथेसिस, सेल वॉल सिंथेसिस होने से रोकता है। और याद रखें कि वैनकोमाइसिन, हाँ, इसका स्पेक्ट्रम की मैं बात करूं तो ये केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव है, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट ये काम नहीं करता है। तो हमें केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से मतलब है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, नोकार्डिया, टॉक्सोप्लाज्मा, ठीक है, न्यूमोकोकल, ये सारे हमारे क्या हैं, ग्राम पॉजिटिव हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे डिप्थीरिया का हो गया आपका, ठीक है, जो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियोइड्स है, तो ये सारे आपके ग्राम पॉजिटिव हैं। तो इन सब के अगेंस्ट ये काम करता है। तो मैंने ओवरऑल एक वर्ड बता दिया कि भाई ये ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट काम करता है। और इसके अलावा जो बात हमें ये पर्टिकुलर डिस्कस करनी है ना, यूजेस में करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए समझो कि ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट काम करता है। तो यानी कि ग्राम पॉजिटिव का तो मेन आपका सेल वॉल ही होती है, बहुत थिक होती है। तो सेल वॉल सिंथेसिस कैसे इनिबिट करता है ये समझते हैं। पेनिसिलिन, हालांकि मैकेनिज्म सेम है कि सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिशन, जैसे पेनिसिलिन भी करता था, लेकिन ये सेल वॉल सिंथेसिस को कैसे इनिबिट करता है वो थोड़ा सा अलग पॉइंट है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सेल वॉल होती है वो किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई है। पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है, जो हमारी सेल वॉल है वो बनी है पेप्टिडोग्लाइकेन, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। तो देखो पॉलीसेकेराइड है तो इसका मतलब बहुत सारी शुगर मॉइटी मिलके बनाती हैं। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन में दो टाइप की शुगर मिलती है हमें, एक होती है नैम और एक होती है नैग, ठीक है। नैम मतलब एन एसाइल म्यूरामिक एसिड, नैग मतलब एन एसाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है। तो दो हमारी शुगर हैं जो आपस में मिलकर पेप्टाइडोग्लाइकेन बना रही है। तो किस तरीके से ये आपस में अटैच्ड होती है इसको समझ लो आप। ये नैम है, ठीक है, ये नैग है, ठीक। ये हमारी, अब इसको मैं इस तरीके से बताऊंगी, ये नैम हो गया, ये हो गया हमारा नैग है, ठीक है। और नीचे भी इसे बना लेते हैं, यहाँ पे नैग आ जाएगा, यहाँ पे हमारा नैम आ जाएगा, क्योंकि क्रॉस लिंकिंग होती है, यही रीजन है कि मैं इसे इस तरीके से बता रही हूँ आपको, ठीक है। ज्यादा डिटेल में यहाँ पे फिर भी मैं नहीं जाने वाली हूँ, हालांकि हो ही जाता है कवर, फिर भी देख लेते हैं। तो नैम, देखो दो शुगर है, मैंने आपसे बोला बहुत सारी इनकी यूनिट्स हैं, यही मिलके इसे बनाने वाली है सेल वॉल को। तो नैम और नैग आपस में किससे जुड़े होते हैं, इस तरीके से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसके आगे भी आपका इस तरीके से नैग होगा, ठीक है, इसके आगे भी आपका क्या होगा, नैग होगा, ब्लैक कलर से जो मैंने शो किया है, फिर नैम आएगा इस तरीके से, और नीचे भी इनमें इस तरीके का ही प्रोसेस रहेगा। लेकिन एक और बात होती है, ये तो आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इसको जो आपका ये प्रोसेस जो कराता है उस एंजाइम को क्या बोलते हैं हम, ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम, ठीक है। ये पूछा जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेंशन कर लेंगे कि ये प्रोसेस किसके थ्रू हो रही है, एंजाइम कौन है हमारा, ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज, ये हमारा एंजाइम है, और इसको ट्रांस ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। जनरली होता क्या है कि ये जो हमारे जितनी भी शुगर मॉइटी है, इनको सेल वॉल सिंथेसिस करवाने के लिए आपका एक लिपिड कैरियर होता है, बेसिकली लिपिड। ये मैंने पेनिसिलिन वाले लेक्चर में भी नहीं बताया था, तो मैं इसे यहाँ पे ऐड करती हूँ कि जो हमारा लिपिड कैरियर होता है ना, तो लिपिड क्या करता है, साइटोप्लाज्म में हमारी ये शुगर वगैरह प्रेजेंट है, तो इनको अपने साथ लेके आता है, कैरियर की तरह काम करता है, नैम नैग को साथ में लेके आएगा और उन्हें यहाँ इस तरीके से क्या बनाएगा, जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, जो हमारा यहाँ पे हो क्या रहा है, ट्रांस ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है, यानी कि जो ये ग्लूकोज के, या आप बोल सकते हो जो आपकी शुगर की मॉइटीज हैं, ये जुड़ रही हैं एक दूसरे से, ठीक है। और इन्हें कौन ट्रांसफर कर रहा है, लिपिड हमारा कैरियर है, लिपिड है बेसिकली, वो इनको क्या कर रहा है, कैरी करके यहाँ तक ला रहा है, बैक्टीरिया के पास ला रहा है, सेल वॉल के पास ला रहा है ना। क्योंकि कहीं पे अगर मान लो कोई भी बिल्डिंग तैयार हो रही है, तो जो बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स की जरूरत है वो कहीं से तो लाई जा रही है ना। तो सेम उसी तरीके से क्या हो रहा है, ये जो है सेल वॉल की ब्रिक्स हैं, ठीक है,
ईंटें हैं जिससे सेल वॉल बनने वाली है, और इन्हें लेके कौन आता है, हमारा बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में ही लिपिड है, वो इन्हें लेके आ रहा है फटाफट सेल वॉल बनाने के लिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये आपस में मिलके आपका क्या हो रहा है, एक दूसरे से अटैच होती जा रही है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो आपका लिपिड लेके आ रहा है और यहाँ पे ऐड करता जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं हम, ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। एंजाइम ट्रांसग्लाइकोसाइलेज हो गया, और यहाँ पे जो आपके बॉन्ड बन रहे हैं दोनों के बीच में, उनको क्या बोलते हैं, दो शुगर मॉइटी के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अब इसके अलावा और क्या होता है, जो हमारा नैम है, एन एसाइल म्यूरामिक एसिड है, इसके पास क्या होते हैं आपके, इसकी साइड चेन होती है अमीनो एसिड की इसके पास। ठीक है, पेंटा की साइड चेन होती है, 5 अमीनो एसिड इसके पास होते हैं, लाइक दिस 1 2 3 4 5, ये 5 अमीनो एसिड होंगे, किसके पास है, ये नैम के पास है, नैक के पास नहीं है भैया, किसके पास है, नैम के पास है। तो होता क्या है, यहाँ पे भी देखो इस नैम के पास भी ये होंगे 1 2 3 4 5। अब ये पांचों के नाम मैंने आपको बताए थे, ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट वाला क्या है आपका, जो फर्स्ट अमीनो एसिड है जो नैम के साथ जुड़ा हुआ है, उसका नाम क्या है, एलानीन, एलानीन। दूसरा अमीनो एसिड होता है हमारा ग्लूटामेट, तीसरा होता है लाइसिन, और चौथा और पांचवा क्या होते हैं आपके, एलानीन। यानी कि फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ तो सेम है एलानीन, बीच का ये ग्लाइसिन और सॉरी ग्लूटामेट और लाइसिन आपका क्या है, अलग है, इसको जी ना लिख के GLU लिख लेना, ग्लूटामेट। ठीक है, सेम रहेगा, मैं बार बार नहीं बता रही हूँ। तो सबसे पहला ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया था कि जब सेल वॉल बनती है, सेल वॉल जब बनती है, ये आपस में जुड़ गए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, वो नॉर्मल सी बात है। इसके बाद क्या होता है, जो ये नैम के साथ आपके ये 5 जो आपके क्या है अमीनो एसिड के सीक्वेंस हैं, ये क्या करते हैं आपके दूसरे नैम के साथ जो 5 अमीनो एसिड के सीक्वेंस हैं उनके साथ क्या कर देते हैं, क्रॉस लिंकिंग करते हैं। क्रॉस लिंकिंग होने के लिए क्या जरूरी है, यानी कि अगर मैं ये कह रही हूं कि अगर ये एक नैम है, ये नैम है और ये दूसरा नैम है, ये दोनों आपस में कैसे आपके क्रॉस लिंक हो सकते हैं, इस तरीके से। यानी कि नैम और नैम तो आपके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ रहे थे, लेकिन नैम और नैम कैसे जुड़ेंगे वो बात अब जानने वाली है। तो ये कैसे जुड़ते हैं कि ये आपका नैम के साथ जो 5 आपके क्या है अमीनो एसिड के सीक्वेंस है, मैंने क्या बताया था कि क्या होता है कि जो ये टर्मिनल आपका अमीनो एसिड है एलानीन, सबसे पहले ये क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि इसका रिमूवल होता है। ठीक है, जैसे ही ये टर्मिनल एलानीन रिमूव हो जाता है फ्रॉम नैम, यहां से भी होगा, इस नैम के साथ भी ये है टर्मिनल, ये यहां से रिमूव हो जाएगा, दोनों के टर्मिनल एलानीन हट चुके हैं। टर्मिनल एलानीन के हटने के बाद क्या होता है आपका, जो पहला नैम है, पहला जो नैम है उसका जो फोर्थ एलानीन है, फोर्थ एलानीन आपका क्या करेगा, इसके थर्ड लाइसीन के साथ क्या कर लेगा, आपका बॉन्ड बना लेगा, लाइक दिस। दोनों का अटैचमेंट होगा, किस किस के बीच में होता है, याद रखिएगा अटैचमेंट हमेशा क्या रहता है, 4-3 होगा या फिर 3-3 हो सकता है। यानी कि फोर्थ अमीनो एसिड थर्ड अमीनो एसिड के साथ करेगा, या फिर थर्ड थर्ड के साथ ही कर जाएगा। यानी कि या तो लाइसीन और लाइसीन आपस में आपके जुड़ सकते हैं, या फिर इसका एलानीन और इसका लाइसीन जुड़ सकता है। ये अब दो बातें कहां से आ रही हैं, ये डिपेंड करती है कि किस टाइप का ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम इन्वॉल्व है। ठीक है, ट्रांसपेप्टाइडेज ये जो प्रोसेस होती है कि आपका नैम और नैम के बीच में आपका क्या हो रहा है, आपका ज्वाइनिंग हो रही है। ठीक है, जो आपका दोनों कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं वो किस पे डिपेंड करता है, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम पे, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसपेप्टाइडेशन बोलते हैं। अगर कुछ आपके ट्रांसपेप्टाइडेज ऐसे होते हैं एंजाइम, ठीक है, कि वो 4 और 3 लिंकेज करवाते हैं, यानी कि इसका फोर्थ एलानीन और इस वाले नैम का थर्ड लाइसीन इन दोनों के बीच में होगा, और कुछ ऐसे होंगे 3-3, यानी कि दोनों के लाइसीन लाइसीन आपस में अटैच हो जाएंगे। लेकिन इनके अटैचमेंट के लिए मैंने फिर से बताया था आपको कि दोनों के अटैचमेंट के लिए, चाहे 4-3 हो चाहे 3-3 हो, दोनों के अटैचमेंट के लिए हमारे क्या होते हैं, अगेन अमीनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं। कितने, 5 अमीनो एसिड यहाँ पे भी लगते हैं, लेकिन वो अमीनो एसिड किसके होते हैं, आपके ग्लाइसीन के होते हैं। ये ग्लाइसीन है, इस तरीके से देखो 5 हमारे ग्लाइसीन है हमारे, ये क्या करते हैं आपके, फर्स्ट का मान लो एलानीन है और दूसरे का लाइसीन है, इन दोनों के बीच में इस तरीके से दोनों को आपस में अटैच करते हैं। तो क्रॉस लिंकिंग हो गई ना दोनों के बीच में, इस नैम और इस नैम के बीच में क्रॉस लिंकिंग हो गई।
तो ये हमारा जनरली सेल वॉल सिंथेसिस होती है। ना करते हुए भी यहाँ पे हमने पूरा ही डिस्कस कर लिया, क्योंकि कुछ पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किए हुए हैं इस लेक्चर में। तो अब देखो क्या होगा, ये तो हमारी नॉर्मल सेल वॉल सिंथेसिस होती है कि किस तरीके से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है, और किस तरीके से ट्रांसपेप्टाइडेशन हो रहा है। ये जो होता है ट्रांसपेप्टाइडेशन, ये जो बन रहा है ना ग्लाइसिन की हेल्प से, जो दोनों नेम की आपके अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन, ठीक है, ट्रांसपेप्टाइडेशन हो रहा है। तो ये इतना जनरली होता है। तो हमने अब हम बात करते हैं कि भाई वैनकोमाइसिन क्या करता है। हमने पेनिसिलिन में क्या बोला था कि जो ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम जो ये काम करवा रहा है ट्रांसपेप्टाइडेज, पेनिसिलिन तो उसे इनहिबिट करता था, और सिफेलोस्पोरिन भी वही करता था, इवन जो बीटा लैक्टम है सारे ही यही करते थे। लेकिन वैनकोमाइसिन का देखो मैकेनिज्म अलग है। वैनकोमाइसिन क्या करता है ना, ये इस वाले से बताती हूँ मैं, नैम में जो हमारे लास्ट के जो टर्मिनल आपके अमीनो एसिड है, दो है ना, ये एलानिन, लास्ट में दो एलानिन होते हैं ना, तो ये इसकी बाइंडिंग साइड यही होती है। ये जो डाइपेप्टाइड है ना, इसको बोलेंगे हम डाइपेप्टाइड। तो ये जो लास्ट के दो हमारे क्या होते हैं, एलानिन रेसिड्यू होते हैं, वैनकोमाइसिन आएगा और वैनकोमाइसिन क्या करेगा, इनसे बाइंड कर जाता है। और जब इनसे बाइंड कर जाता है तो ये फिर टर्मिनल एलानिन को हटने ही नहीं देता है, क्योंकि हमें पता है प्रोसेस को होने के लिए, ट्रांसपेप्टाइडेशन होने के लिए, मैंने फर्स्ट स्टेप क्या बोला था कि अमीनो एसिड लास्ट वाला रिमूव होता है एलानिन। लेकिन ये क्या कर रहा है, जो हमारा वैनकोमाइसिन है, लास्ट के जो दोनों अमीनो एसिड है आपके एलानिन एलानिन, ठीक है, DLR से बोलते हैं, इसके साथ जाके क्या कर देता है, बाइंड हो जाता है। और जब ये इसके साथ बाइंड होता है तो ये टर्मिनल जो एलानिन है इसे हटने ही नहीं देगा, और ये हटेगा ही नहीं तो ये ट्रांसपेप्टाइडेशन कभी होगा ही नहीं। समझ में आ गया मैकेनिज्म, है ना, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म था। लेकिन उसके लिए सेल वॉल सिंथेसिस को समझना अगेन जरूरी है, इसीलिए मैंने वो यहाँ पे आपको समझा दी कि किस तरीके से सेल वॉल सिंथेसिस होती है। और ये जो हमारा वैनकोमाइसिन है वो क्या करता है, लास्ट के जो आपके दो अमीनो एसिड है इनके साथ बाइंड हो जाएगा, फिर क्या करेगा, ये टर्मिनल जो अमीनो एसिड है उसे रिमूव होने ही नहीं देगा, तो ट्रांसपेप्टाइडेशन कभी होगा ही नहीं। और ट्रांसपेप्टाइडेशन नहीं होगा तो जो सेल वॉल है वो बनेगी नहीं, या फिर आप बोल सकते हो जो आपकी फंक्शनल सेल वॉल है वो सिंथेसाइज नहीं होगी, जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकेन बहुत थिक होती है हमारी इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब वहां पे आपने पेप्टाइडोग्लाइकेन में अगर आपका ट्रांसपेप्टाइडेशन हुआ ही नहीं है, क्रॉस लिंकिंग हुई नहीं है, तो वो जो सेल वॉल होगी वो बहुत वीक सेल वॉल होगी। तो आसानी से कोई भी चीज आपकी सेल के अंदर जो है, बैक्टीरिया की सेल के अंदर कोई भी कंटेंट है वो बाहर निकल के आ जाएगा, और जो आपकी बैक्टीरियल सेल वॉल है वो लाइज्ड हो जाएगी, टूट जाएगी। तो ये हो गया बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट। समझ में आ गया कैसे बैक्टीरिया को खत्म किया, ठीक है। तो ये आपका इफेक्ट है। अब यहीं से एक और पॉइंट समझ लीजिए कि वैनकोमाइसिन की रेजिस्टेंस भी बहुत जल्दी डेवलप होती है। पहले इसके मैं सेंसिटिव स्ट्रेन आपको बता देती हूँ, जो कॉमन है वो यहाँ पे नहीं बताऊंगी, बता जरूर दूंगी, लेकिन वो जो याद आपको रखनी है वो मैं आपको बताती हूँ। सेंसिटिव स्ट्रेन कौन सी है, देखो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर वैनकोमाइसिन यूज होता है वो यूज होता है तो मर्सा में, यानी कि मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन, स्टेफाइलोकोकल ऑरियस इन्फेक्शन, ठीक है, ये हमारी स्टेफाइलोकोकल ऑरियस हमारा ग्राम पॉजिटिव एक बैक्टीरिया है। अगर ये बैक्टीरिया में आपने सपोज इसका इन्फेक्शन हुआ और आपने मिथिसिलिन दी थी, और मिथिसिलिन के लिए बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गया, जबकि मिथिसिलिन आपकी बहुत अच्छी आपकी पेनिसिलिन एनालॉग है, ये इवन इसको बीटा लैक्टमेड एंजाइम से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जनरली हमारे बीटा लैक्टम क्या होते हैं, बीटा लैक्टमेज एंजाइम के कांटेक्ट में आते ही टूट जाते हैं। पेनिसिलिन के साथ भी यही होता है, लेकिन पेनिसिलिन का जो ये कंजेनर है मिथिसिलिन, ये इस केस में आपका अलग में स्पेशल है, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपने मिथिसिलिन दी है और बैक्टीरिया में अगर बीटा लैक्टमेज एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर है भी, तो वो इसे तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद भी अगर कोई स्टेफाइलोकोकल ऑरियस जो हमारा बैक्टीरिया है वो मिथिसिलिन के लिए भी रेजिस्टेंस शो कर रहा है, यानी कि मिथिसिलिन दी फिर भी काम नहीं कर रहा, तो वहां पे वैनकोमाइसिन आपकी फर्स्ट चॉइस ड्रग होती है। याद रखेंगे, जो हमारा MRSA है मर्सा, इस केस में आपकी वैनकोमाइसिन आपकी फर्स्ट चॉइस ड्रग है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए, क्योंकि जितने भी एंटीबायोटिक मैंने आपको पढ़ाए हैं सब में मैं इसके बारे में जरूर बताती गई हूँ कि ये कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है, बहुत कम ऐसी हैं जो इसके अगेंस्ट काम कर पा रही है। तो वैनकोमाइसिन सबसे फर्स्ट लिस्ट में आता है, ठीक है, ये मर्सा हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है एंट्रोकोकस। एंट्रोकोकस
ये भी हमारा एंट्रोकोकल इन्फेक्शन, आपको पता है एंट्रोकोकस हमारा बैक्टीरिया है जो हमारा बेसिकली कोलॉन और गट में आपका क्या करता है, इन्फेक्शन प्रेजेंट भी होता है और वहां पे आपका अगर डिसबैलेंस हुआ तो इन्फेक्शन कर सकता है। तो एंट्रोकोकल जो है हमारा, ये आपका बैक्टीरिया है, ये भी सेंसिटिव होता है, लेकिन अगर आज की बात करें तो एंट्रोकोकल के अगेंस्ट भी आपकी रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, यानी कि वैनकोमाइसिन अगर इस बैक्टीरिया के लिए आप दे रहे हो तो रेजिस्टेंट हो चुका है। क्यों हो चुका है अभी मैं उसी के बारे में बात करूंगी, इसीलिए मैं ये जिक्र कर रही हूँ आपसे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल। क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल, ये अगर इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है, और जनरली ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन एंटीबायोटिक की वजह से ही होता है। क्यों? क्योंकि हमारा क्या होते हैं, हमारे गट में अच्छे माइक्रोफ्लोराज होते हैं। सुपर इन्फेक्शन बताया था मैंने आपको, होता क्या है कि गट में हमारे गुड माइक्रोफ्लोराज प्रेजेंट होते हैं जो कि हमेशा बाहर से आने वाले किसी भी बैक्टीरिया के साथ कंपीट करते हैं, उन्हें खत्म करने का काम करते हैं, है ना। अब क्या हुआ, आपने सपोज एंटीबायोटिक दे दी, ठीक है, तो एंटीबायोटिक देने के बाद क्या होता है कि हमारे गुड जो माइक्रोफ्लोराज हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। अब जब बाहर से अगर मान लो वाया फूड या कुछ भी आपने आपकी बॉडी में एंटर कर गया, आपके स्टमक आपके गट में आ गया है, ठीक है, तो अब वो बैक्टीरिया के साथ कंपीट करने वाला माइक्रोफ्लोरा तो वहां पे है ही नहीं, तो अब ये आसानी से इन्फेक्शन कर सकता है। तो जर्नली क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल का इन्फेक्शन नहीं होता है अगर हमारे माइक्रोफ्लोराज प्रेजेंट है, लेकिन एंटीबायोटिक्स देने के वजह से, चाहे वो टेट्रासाइक्लिन हो, चाहे आपका क्लोराम्फेनिकोल हो, इरिथ्रोमाइसिन हो, ये सारी मेडिसिन क्या करती हैं, आपकी सुपर इन्फेक्शन कॉज करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि ये सब की सब हमारे गट के माइक्रोफ्लोरा को इनहिबिट करती हैं। तो आसानी से ये क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल हमारे गट में चला जाएगा और वहां पे इन्फेक्शन करेगा, डायरिया हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी वैनकोमाइसिन आपकी बहुत ज्यादा इफेक्टिव ड्रग है, अदर देन मेट्रोनडाजोल। वैसे ज्यादातर केसेस में मेट्रोनडाजोल दी जाती है, लेकिन मेट्रोनडाजोल का अगर ऑल्टरनेटिव की बात करें तो वैनकोमाइसिन यूज होती है। क्लियर हो गया? तो ये कुछ सेंसिटिव स्ट्रेन है। अदर देन दीज नॉर्मल जो ग्राम पॉजिटिव है हमारे, चाहे वो स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है, न्यूमोकोकल है, इसके अलावा और कौन कौन सा हो सकता है आपका न्यूमोकोकल के अलावा, जैसे डिप्थीरिया हो रहा है आपका, डिप्थीरियोइड्स है, ये सारे आपके जो बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव, उनके अगेंस्ट भी वैनकोमाइसिन इक्वली सेंसिटिव है। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि ये पेनिसिलिन का अल्टरनेटिव है। तो जहां पे आप पेनिसिलिन को यूज कर सक रहे थे और किसी भी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, वहां आप वैनकोमाइसिन को यूज कीजिए। अदर देन दैट, ये जो 3 इंडिकेशन है ये तो आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब मैं जो बात कर रही थी वो ये थी कि जो ये एंट्रोकोकस है, एंट्रोकोकस के अगेंस्ट आपकी क्या हो गई है, आपकी रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। अब आजकल क्या होता है, आपका एंट्रोकोकल अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो वैनकोमाइसिन असर नहीं करता है। रीजन क्या है कि जो एंट्रोकोकस का जो बैक्टीरिया है ना, उसने क्या किया हुआ है, उस बैक्टीरिया ने जो ये सेल वॉल में ये जो अमीनो एसिड है ना, लास्ट में क्या होते हैं बताया मैंने, नैम में कौन से अमीनो एसिड है, एलानीन एलानीन है। डाइपेप्टाइड कौन सा है वैनकोमाइसिन का टारगेट, एलानीन एलानीन है ना। तो क्या है टारगेट, आप बोल सकते हो डी एला, डी एला, ठीक है। ये हमारा क्या है, टारगेट है। डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी लिवोरोटेटरी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, 2 एलानीन के डाइपेप्टाइड्स थे। तो क्या करता है ये एंट्रोकोकस ने, क्या किया कि ये डी एला की जगह ना अपना क्या बना दिया, डी लैक्ट बना दिया, यानी कि एलानीन के जगह लैक्टेट को ले आया है। ये बैक्टीरिया की खासियत होती है, रेजिस्टेंस वो ऐसे ही क्रिएट करते हैं, अपने जीन्स में म्यूटेशन कर देते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को पता चल गया, सेंसिटाइज होना इसी को तो बोलते हैं। अगर पता है आपने वैनकोमाइसिन दी थी, पहले ये काम करती थी, लेकिन अब बैक्टीरिया ने क्या किया, अपनी चालाकी दिखाई, उसने फटाफट से क्या किया, अपने डीएनए लेवल पे चेंज किया और अब उसने डी एला, डी एला की जगह क्या बना दिया, डी एला डी लैक्टेट बना दिया। यानी कि लास्ट में क्या आ गया, सेल वॉल में, एंट्रोकोकस बैक्टीरिया की सेल वॉल में इस एलानिन के बदले क्या आ गया, आपका लैक्टेट आ गया। तो अब बताइए क्या वैनकोमाइसिन बाइंड होगा, नहीं, क्योंकि वैनकोमाइसिन की साइड क्या है, डीएला, यानी कि 2 एलानिन के साथ बाइंड होता है वो डाइपेप्टाइड के साथ। क्योंकि इस बैक्टीरिया ने अपना क्या कर दिया है, सेल वॉल की कंपोजिशन ही चेंज कर दी है, एलानिन की जगह लैक्टेट को ले आया है, तो इस वजह से वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंस आ गई है। अब वैनकोमाइसिन एंट्रोकोकल बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज नहीं होते हैं या इफेक्टिव नहीं है। ठीक हो गया, तो ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके हाँ, यहाँ पे एक और पॉइंट यहीं पे मैं बता देती हूँ। तो फिर कौन यूज होगा, तो एंट्रोकोकल इन्फेक्शन में जो ड्रग यूज होती है वो है लिनेजुलाइड। लिनेजुलाइड जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। लिनेजुलाइड हमारी ड्रग है जो
एंट्रोकोकल इन्फेक्शन में यूज होती है, क्योंकि वैनकोमाइसिन तो रेजिस्टेंट हो चुका है, तो वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंट्रोकोकल जो इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए लेनाजोलाइड यूज होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एमसीक्यू, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा 1 मिनट, हाँ चलो, ये हमारा कवर हो गया। इसके बाद देखते हैं मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार ट्राई करती हूँ कि आपको हर लेक्चर में मैकेनिज्म को मैं दोबारा समझाऊं, तो दैट आपके दिमाग में ना छप जाए। अगर आप नहीं भी करना चाह रहे हो तो वो बार बार आप करोगे सेम चीज को, तो आपको फिर वो याद हो ही जाएगा, ठीक है, भूलोगे नहीं। तो ये हो गया। 1 मिनट में चेक कर लूं, हाँ नेक्स्ट पॉइंट हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए फार्माकोकाइनेटिक ही देख लेते हैं, ठीक, फार्माकोकाइनेटिक। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो वैनकोमाइसिन का जो एब्जॉर्प्शन है ना, ओरल नहीं होता है। अगर ओरल रूट से आप इसे लोगे तो ये एब्जॉर्ब नहीं होती है, तो जनरली इसे हम क्या करते हैं, आईवी रूट से देते हैं। ओरली ये एब्जॉर्ब नहीं होती है, याद रखेंगे, एब्जॉर्प्शन में आप इस पॉइंट को लिख लेंगे, नॉट एब्जॉर्ब ओरली। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि अगर क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल का इन्फेक्शन है, जिसमें आपका, मैंने बताया ना, गट माइक्रोफ्लोरा सप्रेस हो गए किसी दूसरे एंटीबायोटिक के यूज से, तो उस केस में आप इसे ओरली दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट गट है, आपको केवल ड्रग को अपने गट तक पहुंचाना है और वहां पे प्रेजेंट जो बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल है उसे खत्म करना है, एब्जॉर्ब करवाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ओरल केवल किस केस में देते हैं हम, क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल के इन्फेक्शन में देते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। अदरवाइज इसका जो आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो आईवी है। नेक्स्ट आता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या है आपका, अगेन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये आपके, इवन आप देखेंगे, ये आपके मेनिंजेस तक में चला जाता है, जो ब्रेन है वहां तक ये आपका एंट्री ले लेता है, ठीक है। जो आपकी सेरस कैविटीज हैं वहां पे ये एंट्री ले लेता है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वाइड है। तो ब्रेन से रिलेटेड अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वहां पे आप वैनकोमाइसिन को यूज कर सकते हो, क्योंकि ये मेनिंजेस तक जा रहा है। अगर इसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की बात करते हैं तो 55% ये क्या है आपका, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडेड है, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन से क्या होता है, बाइंडेड होता है। और आपको पता है जितना ज्यादा ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंडेड रहेगी उतना ही ज्यादा उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन उसे धीरे धीरे रिलीज करेंगे, तो उससे क्या होगा, ब्लड में उसका लेवल लंबे टाइम तक बने रहेगा, है ना। ये तो पता है ना, जो भी ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंडेड होती है वो काम नहीं करती है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना वो किसी का कुछ बिगाड़ सकती है। जब वो फ्री होगी तभी जाके वो एक्ट भी करेगी, और तभी जाके कोई दूसरा उस पर भी एक्ट कर सकता है, उसका मेटाबॉलिज्म, समझ रहे हो इस बात को, तो ये ध्यान में रखना है, या फिर एक्सक्रीशन। तो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म तो इसका होता ही नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल आप बोल सकते हो नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है। इसीलिए जितनी भी आप लोगे वो एज इट इज आपकी एक्सक्रीट हो जाएगी अनचेंज फॉर्म में, यूरिन में, ठीक है। और तो इसका एक्सक्रीशन आपका क्या रहेगा, आपका यूरिन, और इवन ये आपका यूरिन के साथ, हाँ यूरिन में ही रहेगा और अनचेंज फॉर्म में रहेगा, याद रखिएगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म तो हो नहीं रहा है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के बाद ही ड्रग चेंज होती है ना, उसकी फॉर्म चेंज होती है। जब इसका मेटाबॉलिज्म है ही नहीं तो इसीलिए ये यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगी अनचेंज फॉर्म में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। और यूरिन में भी यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू इसका क्या होता है, आपका एक्सक्रीशन होता है। और ध्यान रखिएगा कि वैनकोमाइसिन क्या करती है आपकी, इसकी अगर कोई रीनल फेलियर का पेशेंट है तो उसमें डोज एडजस्टमेंट बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आपको पता है ना कंप्लीटली ये यूरिन किडनी के थ्रू ही आपकी एक्सक्रीट हो रही है। तो अगर किसी की किडनी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है तो वैनकोमाइसिन भी एक्सक्रीशन उसका नहीं हो पाएगा, ब्लड में उसका लेवल बढ़ जाएगा और क्या हो जाएगी, टॉक्सिटी हो जाएगी। तो रीनल पेशेंट्स में हमें ये बहुत ध्यान से देनी पड़ती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप दिमाग में रखेंगे। टी हाफ, हाँ यहाँ पे टी हाफ मैंने मेंशन नहीं किया, इसकी जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है वो 6 घंटे है, ठीक है, 6 घंटे है। तो और इसका ध्यान आपको क्या रखना है कि इसकी डोजिंग ना वेरी करेगी। अगर हम वैसे भी दे रहे हैं तो क्यूआईडी इसे देते हैं, 6 घंटे इसकी टी हाफ है, यानी कि ये 6 घंटे में अपना इनिशियल अमाउंट का हाफ में पहुंच जाता है। आपने 500 mg ले रखी है तो 6 घंटे के अंदर ये आपके ब्लड में 250 mg तक रह जाएगी, ठीक हो गया। तो और आपको पता है टी हाफ के हिसाब से ही हम क्या करते हैं, डोजिंग करते हैं, है ना। तो इसकी टी हाफ आपकी 6 आवर है, तो जनरली ये क्या करते हैं हम
ज्यादातर इसकी डोज अगर आप देखोगे तो 350 टू 500 mg आप दे सकते हो। और ये भी आपकी QID है, 4 बार दोगे आप, 6 आवर का हिसाब है ना, तो 24 घंटे में आपको 4 बार इसे देनी पड़ेगी। और इससे ज्यादा एक और डोज आती है आपकी 1 ग्राम की है या 2 की है, लेट मी कंफर्म, 1 ग्राम ही है, ठीक है। तो 1 ग्राम अगर दे रहे हो आप, ठीक है, IV की बात हो रही है, 1 ग्राम अगर आपने दिया है तो आप केवल क्या कर सकते हो, OD दे सकते हो, मतलब दिन में एक बार आपने 1 ग्राम आपका इंजेक्ट कर दिया है, जिस भी सॉल्यूशन के फॉर्म में दिया है। तो अगर ये डोजिंग है तो आप 4 बार दीजिए, अगर 1 ग्राम दे रहे हो तो एक बार देके काम चल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों ही आपकी जो डोजिंग हमने लिख रखी है, ये आपकी क्या करते हैं हम, जो MRSA जो मैंने अभी आपको बताया था ना, मिथिसिलिन रेजिस्टेंस जो केसेस है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के, उसके लिए। और एक और होता है बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस, अभी मैं यूजेस में आपको बताऊंगी, इन दोनों के लिए ही ये दोनों डोजेस दी जाती है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा लेस सीवियर इन्फेक्शन है तो उसमें फिर डोज को और ज्यादा आप कम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेजर बात करेंगे कि जो मेजर हमारा टारगेट है MRSA, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस, जिसमें आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपके हार्ट की लाइनिंग में इन्फ्लामेशन आ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे ये डोज यूज की जाती है, तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। इसके अलावा फार्माकोकाइनेटिक हो गया। चलिए ADRs के बारे में भी बात कर लेते हैं ना, क्या क्या एडवर्स ड्रग इफेक्ट इसके साथ आपको देखने को मिलते हैं। तो ADR हमेशा ध्यान रखिएगा, 3 इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहला क्या है आपका, सबसे पहला है आपका नर्व डीफनेस। नर्व डेफनेस मतलब हो गया कि आपका ऑटोटॉक्सिटी को बता रहा है ये आपका, ठीक है। हियरिंग एबिलिटी को खत्म कर सकता है ये आपका, ठीक है। सुनने में आपके लिए क्या है, आपका ऑटोटॉक्सिक है, यानी कि जो आपका हेयरिंग का मैकेनिज्म है, आप किसी भी चीज को सुन पा रहे हैं वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सीधे सीधे आपकी नर्व को डैमेज करता है, जिसकी वजह से डेफनेस आ जाती है। नेक्स्ट आपका, यानी कि ये ऑटोटॉक्सिक है, आप सिंपल बोल सकते हो। नेक्स्ट इसका है नेफ्रोटॉक्सिटी, नेफ्रॉन्स के लिए भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक है ड्रग। और फिर वही बात आ गई कि अगर किसी का आपका पहले से ही आपका सिस्टम खराब है, रीनल फेलियर का पेशेंट है या किडनी डिसफंक्शनल काम नहीं कर रही है अच्छे से, तो उस केस में आप इसको नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या है, आपका खुद भी ये नेफ्रोटॉक्सिक है, तो आप ऐड तो करना नहीं चाहोगे, ना ही इसे किसी ऐसी ड्रग के साथ दोगे जो ऑटोटॉक्सिक या नेफ्रोटॉक्सिक है, ठीक है। आपको पता है ना, अमीनोग्लाइकोसाइड है, लाइक वो ऑटोटॉक्सिक भी है, नेफ्रोटॉक्सिक भी है, तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में आप इसे नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये फिर एडवर्स इफेक्ट और ज्यादा सीवियर हो जाएंगे। और लास्ट जो इसमें आपका इम्पॉर्टेंट भी है, वो इफेक्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, हिस्टामिन, जो मैंने आपको बताया था, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रेड मैन सिंड्रोम, ये कौन सी ऐसी ड्रग है जिसकी वजह से ये साइड इफेक्ट आता है, रेड मैन सिंड्रोम। तो ध्यान रखिएगा, वो वेंकोमाइसिन है। रेड मैन मतलब सिंपल सी बात है, लाल, रेड हो जाना, ठीक है। तो रेड कैसे होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा वेंकोमाइसिन है, ये क्या करता है, हिस्टामिन रिलीज करवाता है। तो हिस्टामिन क्या है, एलर्जी मीडिएटर है, सबको पता है। और जब भी हिस्टामिन रिलीज होता है, हिस्टामिन में मैंने पढ़ाया हुआ है आपको क्या क्या होता है भाई, हिस्टामिन जब भी रिलीज होता है तो क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, पड़ा हुआ है ना, ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, इसी वजह से बीपी आपका लो हो गया। साथ ही साथ आपका क्या होगा, क्योंकि ये आपका एलर्जी मीडिएटर है, तो आर्टिकेरिया रैशेस तो होंगे ही होंगे, आर्टिकेरिया रैशेस, ठीक है। और ये बीपी कम होने की वजह से ही फ्लशिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, पाल्पिटेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका, और रेडनेस आ जाएगी, आर्टिकेरिया रैशेस है, रेडनेस तो आएगी ही आएगी, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, बीपी आपका क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई हैं, तो जहां पे ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं तो फिर वहां पे क्या होता है, आपका ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो रेडनेस होती है, इन्फ्लामे, जब भी देखते हो ना कहीं पे इन्फ्लामेशन होता है तो वहां पे रेडनेस दिखाई देती है, वो इसी वजह से होती है, हिस्टामिन की वजह से। तो इसीलिए ओवरऑल इन सारे सिम्टम्स को मिला के जो मेनली ये रेडनेस जो हो रही है, इस वजह से हम बोलते हैं रेड मैन सिंड्रोम, यानी कि इसे लेने के बाद इंसान कैसे कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जा रहा था, तो इसलिए ये सिंड्रोम आपका आया, ठीक है। साथ ही साथ क्योंकि बीपी कम हो रहा है तो फ्लशिंग, चिल्स, ठंड ज्यादा लगेगी, है ना, बीपी कम होती है तो होता है ना, ठंड ज्यादा लगती है, ठीक।
तो ये आपका क्या है, इसके एडीआर्स हैं वैनकोमाइसिन के। इसके बाद लास्ट डिस्कस कर लेते हैं इनके यूजेस के बारे में, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज करोगे, पहले ही मैं कुछ तो आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, वही यूजेस इसके रहेंगे, ठीक। तो मैंने पहले क्या बताया आपको यूजेस में, कि अगर आपका क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल की वजह से सुपर इन्फेक्शन हो रहा है, सुपर इन्फेक्शन बाय क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल, ठीक है, ये बताया था मैंने किसी एंटीबायोटिक के यूज की वजह से ही होता है, तो वहां पे आप इसे यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे भाई, ओरली यूज करोगे, ठीक है, क्योंकि हमें केवल गट में चाहिए तो काम कर जाएगा, अदरवाइज ब्लड स्ट्रीम में तो ये जाएगा नहीं ओरल रूट से, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था मर्सा, अगर किसी को मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन है, स्टेफोकोकल ऑरियस इन्फेक्शन है, तो वैनकोमाइसिन फर्स्ट लाइन थेरेपी है। थर्ड मैंने बताया था आपको एसएबीई, एसएबीई क्या होता है, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस, ठीक है। तो अगर ये है, तो ये बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, आपका आपका जो एंडोकार्डियम है वहां पे इंफेक्शन हो जाता है। और एंडोकार्डियम क्या है, हार्ट की लेयर है, इनर लेयर है ना। और वो जो वहां पे इंफेक्शन होता है ना, वो इन्फेक्टेड जो टिश्यू होता है, वो क्योंकि वहां पे ब्लड का फ्लो इतना तेज होता है, हार्ट का काम ही आपको पता है ब्लड पंप करना, तो उस वजह से वो जो इन्फेक्टेड टिश्यू है ना, ब्लड के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में भी जा सकता है, किसी भी ऑर्गन में जा सकता है और वहां पे इन्फेक्शन कर सकता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टिव होता है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी हमारा वैनकोमाइसिन यूज होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे ऐसे भी। हालांकि इसके ट्रीटमेंट में मैं पहले बता चुकी थी कि पेनिसिलिन यूज होता है, ठीक है, पेनिसिलिन जेंटामिसिन के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन अगर मैंने बताया है कि अगर पेनिसिलिन रेजिस्टेंस है या पेनिसिलिन काम नहीं कर पा रहा है, तो हम वैनकोमाइसिन दे सकते हैं। तो ध्यान में रखेंगे ये भी, ऐसे भी के ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं कि वैनकोमाइसिन को अकेले दोगे, इसे भी जेंटामिसिन के साथ दोगे, जैसे पेनिसिलिन को देते थे ना जेंटामिसिन के साथ, वैसे इसे भी जेंटामिसिन के साथ दोगे, ठीक हो गया। तो ऐसे भी के ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। अदर देन दीज, अगर आपको कोई भी न्यूमोकोकल इन्फेक्शन हुआ है, निमोनिया है, जैसे आप पेनिसिलिन को यूज करते थे, अब पेनिसिलिन अगर यूज नहीं कर रहे हो तो आप इसे यूज कर सकते हो, नहीं कर पा रहे हो तो। सेम अगर आपको क्या है, डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया, ठीक है, तब हम इसके डिप्थीरियोइड्स ट्रीटमेंट, अगर आपका डिप्थीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थरी बैक्टीरिया का नाम है, अगर उसका इन्फेक्शन हुआ है तो उस केस में भी आप इसे यूज कर सकते हो वैनकोमाइसिन को। तो ये मेन यूज है, और अभी भी मेन यूज आप दिमाग में हमेशा रखिए कि हमेशा जो मेन यूज है वो यही है, स्टार्टिंग के 3, सुपर इन्फेक्शन, एमआरएसए, एसएबीई, ठीक है। ये तो आपके ऐसे हैं जितने भी आप बाद में डिस्कस कर रहे हो, ये पेनिसिलिन के जितने आपके यूजेस हैं वो इसके भी बन जाएंगे, क्योंकि उसका अल्टरनेटिव है ना वेनकोमाइसिन। इसके अलावा देखें क्या आपका रिमेनिंग है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा कि हमारा एक वैनकोमाइसिन का ही एक दूसरा एनालॉग है, उसका नाम है आपका टीकोप्लानिन, टीकोप्लानिन, ये वैनकोमाइसिन का ही एनालॉग है, ठीक है। जितनी वैनकोमाइसिन के ये एडीआर है ये इसके साथ नहीं है, मतलब आप बोल सकते हो कि एडीआर की फ्रीक्वेंसी टीकोप्लानिन के साथ कम है। साथ ही साथ आपने देखा था वैनकोमाइसिन एंट्रोकोकस के लिए रेजिस्टेंस शो कर रहा था, या कह सकते हैं एंट्रोकोकस वैनकोमाइसिन के लिए रेजिस्टेंस शो कर रहा था, लेकिन ये आपका इसके लिए रेजिस्टेंस शो नहीं करता है। तो एंट्रोकोकल इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो आप इसे दे सकते हो, ठीक है। तो जो आपका अगर वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंस हो रही है तो आप टीकोप्लानिन को दे सकते हो, टीकोप्लानिन के लिए आपका सेंसिटिव होगा एंट्रोकोकस, तो ये आपका एक प्लस पॉइंट है जो टीकोप्लानिन के बारे में आप बोल सकते हो कि टीकोप्लानिन आपका ज्यादा, आपका क्या है, उसकी जो प्रोफाइल है वो बेटर है देन वैनकोमाइसिन, तो इसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है टीकोप्लानिन के बारे में। और ध्यान में रखेंगे कि एमआरएसए के अगेंस्ट तो ये इक्वली इफेक्टिव होता है आपका टीकोप्लानिन, लेकिन जो अभी अभी मैंने आपको बताया था एंट्रोकोकाई के अगेंस्ट ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, टीकोप्लानिन की ये बात है। टॉक्सिसिटी इसकी क्या है, कम है वैनकोमाइसिन से, तो ये अच्छा रहेगा, आप यूज कर सकते हो। इसका वैनकोमाइसिन का अगर देखो कि सिंथेटिक डेरिवेटिव, इसका भी सिंथेटिक डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए, वैनको का भी होना चाहिए पता
कि इन दोनों के सिंथेटिक डेरिवेटिव बन चुके हैं, ठीक है, उनके नाम हमें पता होने चाहिए। तो वैनकोमाइसिन का क्या है, वैनकोमाइसिन का है ओरिटामाइसिन, और इसका है डेल्बामाइसिन, डेल्बामाइसिन। ये क्या है, ये सिंथेटिक डेरिवेटिव है ऑफ टिकोप्लानिन एंड वैनकोमाइसिन रेस्पेक्टिवली। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओहो, एक मिनट, हाँ माइसिन लिख दिया ना मैंने, डेल्बा वेंसिन होता है बेटे, करेक्ट कर लेंगे, ऑरिटा वेंसिन, डेल्बा वेंसिन। तो ये हमारे दोनों ही क्या है, आपके सिंथेटिक डेरिवेटिव है ऑफ वैनकोमाइसिन। तो ये था ऑल अबाउट वैनकोमाइसिन। टिकोप्लानिन भी हमने इसमें देख लिया कि कैसे वो वैनकोमाइसिन से बेटर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।